स्टेप नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सम नंबर है सेकंड, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 7 पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये दोनों लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। बैलेंस शीट के नीचे आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया है। बैलेंस शीट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स वेर पेड। द क्रेडिटर्स वेर पेड रुपीज 11,250 इन फुल सेटलमेंट। बैलेंस शीट के नीचे थर्ड एडजस्टमेंट है, द क्रेडिटर्स वेर पेड 11,250 इन फुल सेटलमेंट। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का अमाउंट थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है 11,250। थर्ड एडजस्टमेंट है, द क्रेडिटर्स वेर पेड 11,250 इन फुल सेटलमेंट। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में लिया है क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट के नीचे इस पैराग्राफ के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट करने के लिए नीचे पैराग्राफ के अंदर आपको अमाउंट दिया नहीं है। बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है, इन दिस पैराग्राफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है, इस एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना पेमेंट करना है उसका अमाउंट नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दिया नहीं है। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, if the information is not given in the problem about the payment of liability, in that case that liability is to be paid in full। तो बैलेंस शीट में ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस बैंक ओवरड्राफ्ट का आपको फुल पेमेंट करना है। बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है, इस एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना पेमेंट करना है उसका अमाउंट दिया नहीं है। तो because the amount is not given for the payment of the bank overdraft, in that case you have to pay the bank overdraft in full। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ये जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का जो फिगर है, बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर ये बैलेंस शीट से लेना है 10,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको बैलेंस शीट से लेना है। तो बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। So the total amount of the payment of liabilities 21,250। बैलेंस शीट के नीचे जो थर्ड एडजस्टमेंट है, the creditors were paid 11,250 in full settlement। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में लिया है क्रेडिटर्स 11,250। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है ये आपको बैलेंस शीट से लेना है। तो बैलेंस शीट में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, इसका आपको फुल पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है बैलेंस शीट में 10,000, इसका आपको फुल पेमेंट करना है। तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट हो गया आपका 21,250। इसका जर्नल एंट्री करना है 21,250, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 21,250। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग लायबिलिटीज पेड। नरेशन है बीइंग लायबिलिटीज पेड। उसका पोस्टिंग करना है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जो जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका लेजर पोस्टिंग।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 21,250 और कैश अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 21,250। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8 जो है लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 8 लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो बैलेंस शीट के नीचे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन अबाउट द लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है, इन दिस एडजस्टमेंट लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में नहीं है। तो इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई जर्नल एंट्री इस समय नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। स्टेप नंबर 9 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। In this problem, in the balance sheet, partners loan account is not given. In this problem, in the balance sheet, partners loan account not given. तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका भी जर्नल एंट्री इस समय करना नहीं है। बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स लोन का अमाउंट दिया नहीं है, and because the amount of the partners loan is not given in the balance sheet, so therefore there is no journal entry for payment of partners loan. Step number 10. Step number 10. Payment of realization expenses, dissolution expenses or winding up expenses. Step number 10. Payment of realization expense, dissolution expense or winding up expense. बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट के नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल में एंट्री लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5,000। नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 5,000। नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। उसका लेजर पोस्टिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है टू कैश अकाउंट 5,000, कैश अकाउंट में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये स्टेप नंबर 10। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 11, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का जो अकाउंट है, रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है क्रेडिट साइड। डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस।
तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका डेबिट साइड टोटल वी आर एट 2,57,500। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 2,57,500। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। फ्रॉम 2,57,500 रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड फिगर्स ये माइनस करना है। लॉस का जो अमाउंट है, लॉस का अमाउंट आपका आता है 6,250। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है 6,250। ये जो लॉस है 6,250 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देवेंद्र एंड गणेश में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस 6,250 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है देवेंद्र एंड गणेश में 3:2 में। तो 6,250 into 3/5 and 6,250 into 2/5. So 1,250 into 3, 3,750 and 1,250 into 2, 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 2,57,500। इसमें से एक क्रेडिट साइड माइनस किया, लॉस आ गया 6,250। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। तो देवेंद्र जो पार्टनर है, देवेंद्र का लॉस 3,750 एंड गणेश जो पार्टनर है, गणेश का लॉस है 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है 6,250। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया देवेंद्र एंड गणेश में 3:2 में। तो अमाउंट है 3,750 एंड 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट का ये जो लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है 2 रियलाइजेशन अकाउंट। देवेंद्र के कॉलम में 3,750, गणेश के कॉलम में 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस इसको ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया है। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट, देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,750, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500। जर्नल में एंट्री लिखना है देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,750, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,250। जर्नल एंट्री देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,750, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,250। इसका नरेशन, जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, being loss on realization account,
distributed between partners in the ratio of 3:2. नरेशन जो है being loss on realization account distributed between partners in the ratio of 3:2. Last step है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. अभी पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स है इसको क्लोज करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है डेबिट साइड. जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू कैश अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, देवेंद्र का टोटल है 1,24,000, गणेश का टोटल है 81,000. देवेंद्र का टोटल 1,24,000, गणेश का टोटल है 81,000. इसको सेम लाइन पे डेबिट साइड पे लिखना है. 1,24,000, 81,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है. 1,24,000 में से 35,000 एंड 3,750, ये दोनों फिगर को माइनस करना है. तो डिफरेंस आपका आता है 85,250. गणेश जो पार्टनर है, गणेश का आ रहा है 48,500. $1,24,000 में से ये देवेंद्र के डेबिट साइड के फिगर माइनस किए, तो डिफरेंस को लिखा है टू कैश 85,250. 81,000 में से ये दोनों माइनस किए, डिफरेंस को लिखा है 48,500. ये जो फिगर्स है इसको अभी कैश अकाउंट में लिखना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट $85,250 बाय गणेश कैपिटल अकाउंट $48,500. कैश अकाउंट में बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट 85,250 बाय गणेश कैपिटल अकाउंट 48,000. इसका जर्नल में लास्ट एंट्री लिखना है. ये जो दो फिगर्स है, ये दोनों फिगर्स का जर्नल के अंदर लास्ट एंट्री लिखना है अभी. तो राइट द जर्नल एंट्री. देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 85,250. देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट 85,250. गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,500. देवेंद्र's कैपिटल डेबिट 85,250. गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,500 टू कैश अकाउंट. ये दोनों फिगर का जो टोटल है, ये दोनों फिगर का टोटल ये टू कैश अकाउंट के सामने लिखना है. जर्नल एंट्री है देवेंद्र's कैपिटल डेबिट 85,250, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,500 टू कैश अकाउंट. उसका नरेशन, एंट्री का नरेशन लिखना है. बीइंग partners capital accounts, being partners capital accounts settled through cash account. नरेशन जो है, नरेशन लिखना है being partners capital accounts settled through cash account. एंड फिर ये कैश अकाउंट क्लोज करना है. ये कैश अकाउंट का आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये इक्वल आना चाहिए. तो क्या
जो है कैश अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये आपका इक्वल आएगा 1,60,000. कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल. तो कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट का टोटल आ रहा है आपका 1,60,000. So this is the sum number 2.